जय हिंद दोस्तों। अगर आप इस वीडियो पर आए हैं तो इसका मतलब साफ है कि आप यूपीएससी को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। और मैं आपको शुरुआत में ही ये बता देना चाहता हूँ कि यह सीरीज उन लोगों के लिए नहीं है जो सिर्फ देखने चाहते हैं या देखने ही आए हैं। यह सीरीज उन लोगों के लिए है जो 2026 का एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं और निकालने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए ही हम संकल्प से सिद्धि तक यूपीएससी प्री 2026 सीरीज लाए हैं। शुरुआत हम पॉलिटी से करेंगे और उसके बाद हम प्री के सभी सब्जेक्ट एक एक करके सभी सब्जेक्ट अच्छे से कवर करेंगे। इस सीरीज में हम पॉलिटी को रटेंगे नहीं या और सभी सब्जेक्ट को रट्टे जैसा नहीं बनाएंगे। हम उसको माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यू द्वारा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे। हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज रिवीजन करके चलेंगे ताकि एग्ज़ाम हॉल में आपको कोई प्रेशर या कोई पैनिक फील ना हो। ठीक है। अगर आप इस सीरीज के साथ जुड़े रहते हैं तो मैं गारंटी तो नहीं, लेकिन यह भरोसा देता हूं कि पॉलिटी और सभी सब्जेक्ट आपके कमज़ोर नहीं होंगे। आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा, आत्मविश्वास आएगा हर सब्जेक्ट को लेकर कि आपका वे कवर है और आप उनसे क्वेश्चन निकाल रहे हैं। वह आत्मविश्वास कैसे आएगा? रिवीजन के द्वारा और प्रैक्टिस के द्वारा। प्रैक्टिस के लिए हम डेली पीवाईक्यू क्वेश्चन जो भी यूपीएससी एग्ज़ाम सभी कंडक्ट करती है उनके आपके इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे कि आपका हर सब्जेक्ट में, हर टॉपिक पर आपको आत्मविश्वास इतना आ जाएगा कि आपको कोई पैनिक होगा ही फील ही नहीं होगा। उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पर डेली पीवाईक्यू क्वेश्चन हो रहे हैं। आपके हर सब्जेक्ट के 1500 क्वेश्चन से लेके 2000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। करीबन आपके सभी टोटल सब्जेक्ट के 10,000 क्वेश्चन की इतनी प्रैक्टिस कराई जाएगी और वे सभी क्वेश्चन यूपीएससी के पीवाईक्यू जो भी एग्ज़ाम यूपीएससी कराती है, जैसे सीडीएस का एग्ज़ाम कराती है, सीडीएस, एनडीए और आपका यूपीएससी सीएससी का एग्ज़ाम कराती है, और जो भी स्टेट लेवल के जो पीसीएस हैं उन सब के क्वेश्चन आपको इतने प्रैक्टिस कराई जाएगी कि आपका कोई टॉपिक छूटेगा नहीं। और आपको यूपीएससी कैसे पूछता है, एग्जामिनर कैसे पूछता है, किस तरह से ऑप्शन घुमाता है, एलिमिनेशन टेक्निक, ये सभी चीज़ आपको प्रॉपर सिखाई जाएगी। आपको इतना प्रैक्टिस हो जाएगी कि आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से होगा और आपको कोई पैनिक फील नहीं होगा एग्ज़ाम में। आपको पूरा आत्मविश्वास रहेगा और आप अच्छे से एग्ज़ाम हॉल में बिना प्रेशर के सारे क्वेश्चन को लीड कर पाएंगे। क्योंकि अक्सर यह देखा गया है, जो क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में प्रेशर होता है और पैनिक होता है तो वे क्वेश्चन भी हमारे छूट जाते हैं, जो हमें आते हैं वे भी गलत हो जाते हैं। इन्हीं सब की समस्या के लिए हम यहाँ पर यह सीरीज लाए हैं। आपको इस सीरीज में हम नोट्स मैपिंग के द्वारा माइंड मैप, शॉर्ट नोट्स इस तरह बनाकर देंगे कि आपका शॉर्ट टाइम में रिवीजन हो जाएगा। क्योंकि देखा गया है विद्यार्थियों का कि जो विद्यार्थी रहते हैं उनकी समस्या यही आती है कि उनका प्रॉपर रिवीजन नहीं हो पाता, प्रैक्टिस नहीं हो पाती, पीवाईक्यू अच्छे से नहीं कर पाते। इन सभी समस्याओं का समाधान के लिए हमने ये शुरुआत की है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पॉलिटी से। विश्व के प्रमुख संविधान की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि इसमें हम चैप्टर में देखेंगे, सेशन में देखेंगे कि भारत के जो संविधान है किन किन देशों से हमने क्या क्या लिया है, क्या क्या सीधा हमने लिया है या उसमें कुछ बदल करके या चेंज करके या अपने अकॉर्डिंग उसको हमने अपनाया है।
इसका अध्ययन करेंगे और जिन जिन देशों में से हमने लिया है उसमें क्या व्यवस्था है उसको भी कुछ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो यूपीएससी है वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, घुमा के क्वेश्चन पूछता है। तो हमें बेसिक जानकारी सभी होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं ब्रिटिश संविधान से। जो ब्रिटिश संविधान है वो अलिखित है, मतलब जैसे हमारी संविधान सभा के द्वारा संविधान लिखा गया था, ऐसा ब्रिटिश संविधान के साथ नहीं है। वो परिस्थिति और संयोग जो भी रही हैं उनके अकॉर्डिंग वो समय के साथ धीरे धीरे विकसित हुआ हुआ है। ठीक है, यह अलिखित संविधान है। क्रमिक विकास का मतलब यही है कि वो समय के साथ परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे विकसित हुआ है। जबकि हमारा जो संविधान है वो संविधान सभा द्वारा लिखा गया है, इसलिए हमारे संविधान को लिखित संविधान कहते हैं और ब्रिटेन के संविधान को लिखित संविधान नहीं कहा जाता, क्योंकि वह किसी संविधान सभा द्वारा निर्मित नहीं किया गया है। लचीलापन व एकात्म ढांचा। लचीला इसे इसलिए बोलते हैं ब्रिटिश के संविधान को कि इसे संशोधन करना, चाहे संविधान में संशोधन करना हो, कोई साधारण कानून हो, कुछ भी करना हो, ये केवल साधारण बहुमत द्वारा यानी 50+1 के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, और अब संविधान की प्रकार समझ लेते हैं। एकात्मक मतलब इसमें केंद्र जो होता है, जो संसद होती है वो सर्वोच्च होती है, और इसमें जो शक्ति का जो प्रवाह होता है केंद्र से राज्य की तरफ चलता है। इसका उदाहरण है ब्रिटेन। ठीक है, संघात्मक फेडरल, इसमें जो संविधान से ही उसे शक्ति प्राप्त होती है। जैसे भारत का संविधान है, वहाँ से संविधान में संविधान सभा ने जो संशोधन मतलब जो भी संविधान में जो शक्तियाँ दी गई हैं, स्टेट की शक्तियाँ, राज्य की शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट को क्या शक्तियाँ हैं, ठीक है, वो सभी शक्तियाँ जो भी हैं सब संविधान से प्राप्त करते हैं। केंद्र को भी शक्तियाँ जो दी गई हैं वो भी संविधान में लिखी गई हैं, क्या शक्तियाँ राज्य को दी गई हैं वो भी लिखी गई हैं। ठीक है, इसे कहते हैं संघात्मक। ठीक है, परिसंघ को फेडरेशन, इसमें क्या होता है, कुछ जो देश होते हैं, बड़े देश आपस में मिल जाते हैं और एक निकाय जो देश है वो एक केंद्र बना लेते हैं और उन्हें कुछ शक्ति दे देते हैं। जैसे यूरोपीय संघ EU, ये सबसे कमजोर होता है, जब इसे अलग होना चाहे वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटेन इसी संघ में था, वो निकल गया। इसे परिसंघ को फेडरेशन कहते हैं। संसद की संप्रभुता और परिपाटी, इस संसद सर्वोच्च है, यह किसी भी कानून को निर्माण संशोधन निरस्त कर सकती है, इसलिए इसे ब्रिटेन की संसद को संप्रभुता कहते हैं। ठीक है, ब्रिटेन की संसद के बारे में यह कहा जाता है कि संसद एक आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के अलावा सब कुछ कर सकती है। ठीक है, परिपाटी, परिपाटी का इससे मतलब यह है कि यह अलिखित नियम होते हैं, मतलब जो एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसे कि राजा के पास वीटो है, लेकिन वह उसकी परिपाटी यह बन गई है कि वह उसका प्रयोग नहीं करता, संविधान को नम्यता देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। मतलब कोई ब्रिटेन की संसद ने कोई विधेयक पास करा और उसके कानून बनाने के लिए उसके पास राजा के पास जाएगा तो उस पर साइन करेगा ही करेगा, ये परिपाटी ही बन गई है एक तरह से। ठीक है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, इसमें यह होता है यहाँ पर कि जब तक आदमी कोई कानून का उल्लंघन नहीं करेगा तब तक उसे दंड नहीं दिया जा सकता। यानी वह कुछ भी सोच रहा है, कुछ भी कर रहा है, मतलब और उसने कोई कानून का उल्लंघन नहीं किया है, तब तक वो आरोपी नहीं सिद्ध होगा। और विधि समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए समान है, चाहे वो कोई अधिकारी हो या कोई पीएम ही क्यों ना हो या साधारण आदमी भी हो, सबके लिए कानून समान रहेगा। अपवाद, राजा को कुछ न्यायिक छूट दी गई है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में संविधान सर्वोच्च है
उस सामान्य, ठीक है, जैसे संविधान के ही अकॉर्डिंग यहाँ पर सब कुछ चलता है भारत में। कार्यपालिका और राजा और क्राउन। इसमें राजा जो है एक अकेला व्यक्ति है, ठीक है, और वह नश्वर है, उसकी मृत्यु संभव है। और जो क्राउन है, क्राउन एक संस्था है, वो जीवित है यानी अमर है। अमर किस केस में कहा गया है कि उसका पद खाली नहीं होता क्राउन का। इसके घटक कौन कौन होते हैं? इसमें राजा आता है, मंत्री आते हैं, संसद आते हैं, सिविल सेवक आते हैं। राजतंत्र की प्रकृति, संवैधानिक तंत्र। इसमें गौरवपूर्ण होते हैं, राजा का प्रतीक निरंतर माना जाता है उसके, लेकिन वह वास्तविक नहीं होता। लेकिन जो वास्तविक कार्यकारी होती शक्ति होती है वो सरकार का प्रमुख होता है, उसे पीएम कहते हैं। ब्रिटिश जो कैबिनेट है और प्रधानमंत्री है, वे सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। नीति निर्माण में, विवाद समाधान में, राजकोष को नियंत्रण करने में। शैडो कैबिनेट, ब्रिटेन में ऐसा होता है कि जो सरकार होती है, सेम विपक्ष में उसी तरह की एक शैडो बना दिया जाता है। उसका पीएम भी सेम होता है और उसके विदेश मंत्री भी, मतलब एक पूरी शैडो होती है, मतलब परछाई जैसा होती है ना, उसी तरह से वहाँ पे एक संसद विपक्ष के द्वारा शैडो कैबिनेट पूरी बनाई जाती है। इसमें जो और जो सरकार जो चलते हैं उसका पीएम जो होता है वो एक नाव की तरह कप्तान होता है, लेकिन ये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। स्थायी कार्यपालिका, जो ब्रिटेन में सिविल सेवक है वो भारतीय नौकरशाही के ही लगभग काफ़ी समरूपी है। यहाँ पे भी इनकी जो नियुक्ति होती है प्रतियोगी परीक्षा जैसे भारत में होती है, उसके अकॉर्डिंग ही इनकी भर्ती होती है और इन्हें राजनीतिक रूप से तटस्थ समझा जाता है और यह मंत्रिमंडल के उत्तरदायित्व के तहत कार्य करते हैं। विधायिका ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश में जो सदन होता है द्विसदनीय होती है। पहला होता है उच्च सदन और दूसरा होता है निम्न सदन। उच्च सदन को कहते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड और निम्न सदन को कहते हैं हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो होता है ये विश्व का सबसे कमजोर उच्च सदन है, ठीक है, और इसमें जो लाइफ पीयर्स होते हैं आजीवन रहते हैं। लाइफ पीयर पीएम की सलाह के द्वारा नियुक्त होते हैं। इसमें वंशानुगत 92 सदस्य हैं और 26 धार्मिक प्रमुख होते हैं। शक्तियाँ केवल विलंब कर सकते हैं। साधारण विधायक को ये अधिकतम 1 वर्ष तक देर कर सकते हैं और धन विधायक को अधिकतम 1 माह तक कर सकते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स, यह सत्ता का वास्तविक केंद्र होता है। इसमें 6 सदस्य 650 एमपीज होते हैं, कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और ये गवर्नमेंट के पीएम होते हैं और सेम ऐसी शैडो कैबिनेट होती है विपक्ष के द्वारा। चुनाव के बाद पीएम बनते हैं, उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मंत्री अनिवार्य रूप से संसद सदस्य होना चाहिए। स्पीकर का पद, एक बार अध्यक्ष सदैव के लिए अध्यक्ष। यूके में इस तरह है कि अगर जो वहाँ का कोई स्पीकर को नियुक्त कर दिया गया है तो पार्टी से जो स्पीकर होता है वो अध्यक्ष चुनने के बाद अपनी पार्टी से, जिस पार्टी से वो आया है वहाँ से वो त्यागपत्र दे देता है और आजीवन पद पर वह स्पीकर के पद पर रहता है। अध्यक्ष का निर्वाचन क्षेत्र निर्विरोध हो जाता है और
उसे निर्णायक मत देने का और सदन के संचालन और सांसदों के आचरण के संबंध में अंतिम अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होता है। और यूएसए में जो यूएसए का जो अध्यक्ष होता है वह पार्टी का हो सकता है और वह अपनी पार्टी का पक्ष भी लेता है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती, वो प्रथम वोट भी डाल सकता है। भारत में ये परंपरा नहीं है। भारत में उसे तटस्थ कहा गया है और उसका वह अंतिम, अगर जो कोई विधायक पे वोटिंग हो रही है और बराबर आ जाती है तो उसका अंतिम में वोट डालने का, अपने मत देने का अधिकार होता है। ठीक है, ये समझ गए ना आप? इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से। ब्रिटेन का तटस्थ रहता है, अमेरिका का पक्ष लेना संभव है, पक्षपात कर सकता है, और भारत का तटस्थ होता है, उसे आखिरी में मिलता है। इसमें वो किसी पार्टी का नहीं होता यूके में। ठीक है। न्यायपालिका संसदीय संप्रभुता के कारण कमजोर है, क्योंकि वहाँ पर न्यायालय को पुनर्विलोकन का आधार नहीं दिया गया है। ठीक है, कोई मूल ढांचे का, स्ट्रक्चर का कोई रोल नहीं है वहाँ पर। ठीक है, अब रिवीजन कर लेते हैं। संविधान की विशेषता है, ब्रिटेन का है लिखित, भारत का लिखित। संप्रभुता, संसद उसमें सर्वोच्च है और भारत के केस में संविधान सर्वोच्च है। ये क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा गया है। ठीक है ना, कि भारत में सर्वोच्च कौन है? संविधान। ठीक है, और इसका प्रमुख कौन होता है? राजा, जो कि वंशानुगत होता है, और भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, इसलिए हम गणतंत्र हैं। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के आधार पर अब डिस्कस करते हैं। लिखित और संक्षिप्त। विश्व का प्रथम संविधान जो लिखा गया है 1787 में लिखा गया है। संक्षिप्त है, केवल 7 अनुच्छेद हैं इसमें, और कठोर है क्योंकि इसे संशोधन करना अमेरिका के संविधान को काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी कठोर है। संशोधन बहुत ही कठिन है। 3/4 राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है। ठीक है, और अभी तक इतना कठोर संविधान है कि 230 वर्षों में केवल 27 बार ये संशोधन हो पाया है। दोहरी नागरिकता होती है अमेरिका में। एक तो देश की नागरिकता होती है और जिस राज्य में व्यक्ति रह रहा है उसकी नागरिकता होती है। संघवादी, जो यूएसए का फेडरलिज्म है और जो इंडिया का है, उसमें अंतर क्या है? यह द्वैध संघात्मक है, यानी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, राज्य अलग हो सकते हैं। और भारत के फेडरलिज्म में है कि विनाशी राज्यों का, यानी राज्यों का विनाश हो सकता है, कि संसद चाहे तो उसको आकार छोटा कर सकती है, बड़ा कर सकती है, एक राज्य को 2 राज्यों में बदल सकती है, लेकिन संघ का कोई विनाश नहीं होगा। ठीक है, संघ का कोई विघटन नहीं होगा। ठीक है, राज्य घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। ऐसे ही अमेरिका में है, राज्य घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो संघ है वह संघ ही रहेगा, उसमें कुछ नहीं होगा। आगे चलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की जो शक्ति है, अमेरिका की जो वास्तविक कार्यपालिका है, राष्ट्रपति होता है, उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। उसे हेड ऑफ स्टेट व हेड ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, उसे अत्यंत वीटो है, वीटो पावर दी गई है, अत्यंत शक्तिशाली है। 10 दिन में बिल समाप्त कर सकता है। कांग्रेस 2/3 बहुमत से रद्द कर सकती है। निर्वाचन मंडल जो है उसका, उसे जादुई आंकड़ा 538 है, और उसको
जादुई आंकड़ा, यानी कि जीतने के लिए 270 सीट की जिसे मिल जाती हैं वो राष्ट्रपति डिक्लेयर हो जाता है। अमेरिकी कांग्रेस और न्यायपालिका, विश्व का सबसे शक्तिशाली उच्च सदन, ठीक है, इसे सीनेट कहते हैं, अपर हाउस। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें मनी बिल स्टार्ट यहाँ से होता है। और न्यायपालिका की इसमें सर्वोच्च होती है। विधि समवेत होता है, जांचता है कि कानून की प्रक्रिया प्लस कानून का औचित्य क्या है। ठीक है, आगे चलते हैं। चीन का संविधान, समाजवाद, विचारधारा कहाँ से आई? मार्क्स से आई। ठीक है, मार्क्स एक फिलोसफर रहे हैं, उनसे लेनिनवाद आया, उनके बाद माओ जेडोंग का विचार आया, और उनके बाद शी जिनपिंग जो अभी चल रहे हैं वहाँ पर। लोकतांत्रिक केंद्रवाद है, चर्चा की स्वतंत्रता लेकिन कार्रवाई की एकता है। एक दलीय प्रणाली है वहाँ पर, कि वहाँ पर कोई विपक्ष नहीं होता। चीन में केवल एक ही दल होता है जो सत्ता में है। सीसीपी सर्वोच्च है। ठीक है, एकात्मक प्रणाली है, अधिकार राज्यों द्वारा दिए गए हैं, प्राकृतिक नहीं है। कर्तव्य ड्यूटी पर ज़्यादा जोर दिया गया है। जितने भी ये मार्क्सवादी समाजवादी देश होते हैं इनमें कर्तव्य पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। चीन की जो राजनीतिक ढांचा है वो किस तरह से, वहाँ पे वन पार्टी सिस्टम है। ठीक है, इसमें राज्य और पार्टी, ठीक है, एक राज्य एक पार्टी। जैसे राज्य शी जिनपिंग वहाँ पे इस समय प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वह पार्टी के भी जनरल सिक्योरिटी होंगे, यानी कि जो पार्टी का सबसे ऊंचा होगा, सेक्रेटरी होगा, वही राज्य का प्रेजेंट करेगा, वही वहाँ का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, और यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम है, यानी एक ही पार्टी रहेगी। जो पार्टी का लीडर होगा वही वहाँ का राष्ट्रपति होगा। ठीक है, फ्रांस का, फ्रांस का जो सिस्टम है वो हाइब्रिड है। हाइब्रिड कैसे? वहाँ का राष्ट्रपति चुना जाता है जैसे अमेरिका को चुना जाता है, और वहाँ पे संसद भी चलती है जैसे ब्रिटेन में चलती है। तो ये मिक्स है, यानी कि ये हाइब्रिड मॉडल पे काम करता है फ्रांस का। इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, जैसे राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, अत्यधिक शक्तिशाली होता है। विदेशी मामले, रक्षा जो मामले हैं वो राष्ट्रपति के पास होते हैं, वह संसद को भंग कर सकता है। और यहाँ पे पीएम जो होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जैसे भारत में होता है, जैसे ब्रिटेन के होते हैं, वो संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। और घरेलू मामले जो होते हैं वो सारे वहाँ के पीएम देखते हैं। सहजीव, जब राष्ट्रपति और पीएम अलग अलग पार्टी से होते हैं तो फ्रांस में हाइब्रिड मॉडल होता है। आगे चलते हैं। जर्मनी, चांसलर, वहाँ जैसे यहाँ पीएम, हम यहाँ पीएम बोलते हैं, वहाँ पर जो प्रमुख होता है जर्मनी में चांसलर बोलते हैं। वह कार्यपालिका वास्तविक शासक होता है, जैसे पीएम होता है हमारे यहाँ, उसी के अनुसार। यहाँ पे पुराने चांसलर को हटाने के लिए नया चुनना अनिवार्य है, शून्यता नहीं। यानी कि जब तक नया नहीं चुना जाएगा तब तक वह पुराना कार्य करते रहेंगे। निचला सदन प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुना जाता है, और राज्य लीडर का प्रतिनिधि नौकरशाही मंत्री बैठते हैं।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जापान का देख लेते हैं। इसमें जापान में संसद द्विसदनीय होती है। आर्टिकल 9 के अकॉर्डिंग उन्होंने युद्ध का त्याग कर दिया है। केवल पुलिस वहाँ पर रखी जाती है, सेना नहीं रखते। जब से वहाँ पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराए थे, उन्होंने युद्ध को त्याग दिया है आर्टिकल 9 के तहत। केवल आत्मरक्षा के लिए करेंगे वो, ठीक है, अपनी आत्मरक्षा के लिए। कोई शक्ति नहीं रखने का करा है। और ऐसी कनाडा के बारे में हम देखते हैं। इसमें ने भारत में जो केंद्र की सशक्त है, ज़्यादा पावरफुल हमारे यहाँ केंद्र है, वह हमने कनाडा से लिया गया है, ठीक है ना। अपशिष्ट जो शक्तियाँ हैं, जो भी अवशिष्ट शक्तियाँ होती हैं, वो केंद्र के पास होती हैं कनाडा में। उसी से ही हमने ही भारत के समान ही है, सेम हमने उसी से ही लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का ये भी एक यूएस और यूके का मिश्रण है। और इसमें हाउस और सीनेट होते हैं, शक्तिशाली और निर्वाचन के द्वारा होते हैं। और संवर्ती जो सूची का स्रोत है वह ऑस्ट्रेलिया से ही हमने लिया है, ठीक है। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, वही हम लेके चलेंगे प्री के अकॉर्डिंग, ठीक है। स्विट्ज़रलैंड, इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, डायरेक्ट। इसमें जनता जनमत संग्रह से होती है। और इसमें रिकॉल की होती है कि जो नेता ने बढ़िया काम करा है उसे जनता दोबारा बुलाना चाहती है तो उसे बुला सकती है, इसे रिकॉल कहते हैं। इसमें 7 सदस्य होते हैं फेडरल काउंसिल में, हर साल नया राष्ट्रपति, ठीक है। अब तुलनात्मक विश्लेषण कर लेते हैं। संविधान, भारत का जो है वो लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान है। और जो यूके का अलिखित संविधान है, यूएसए का लिखित संविधान है। इसमें संघवाद, फेडरलिज्म जो भारत में केंद्र सशक्त है, यूएसए में भी सेम यही है और कनाडा में भी सेम यही है, ठीक है। संप्रभुता संश्लेषण, इसमें संप्रभुता संसद जो संविधान, भारत में संविधान को से ही सब शक्ति प्राप्त करते हैं। और जो यूके में है वहाँ पर पार्लियामेंट सुप्रीम होती है। और यूएसए में पावरफुल जुडिशरी न्यायपालिका होती है। उच्च सदन राज्यसभा, लेकिन वह इतना कमज़ोर नहीं है ब्रिटेन की तरह और यूएसए की तरह भी नहीं है। और यूएसए में सीनेट स्ट्रॉन्ग है। यूके में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो काफ़ी वीक है, उसको ज़्यादा शक्तियाँ नहीं मिली है। न्यायिक समीक्षा, भारत में न्याय पुर्वलोकन का है कि भारत में जो शक्तियाँ हैं वो संविधान से मिलती हैं, उसमें न्यायालय को मिली है कि वह पुनर्लोकन कर सकती है। यूके में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नागरिकता, भारत में एकल है और यूएसए में दोहरी नागरिकता है। स्टेट की अलग होती है और राज्य की अलग होती है। अध्यक्ष होता है, दल से जुड़ा रहता है भारत में, यूके में नहीं है। यूके में हमने देखा था वह छोड़ देता है पार्टी। संशोधन, हम हम हमारे में कुछ संविधान हैं जो कठोर हैं, जिसमें राज्य की अनुमति के द्वारा और विशेष बहुमत के द्वारा ही हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। लेकिन जैसे राज्य का नाम बदलना, क्षेत्र बदलना, उसे साधारण बहुमत से भी कर सकते हैं। यानी हमारा संविधान कठोर व लचीला दोनों प्रकार का है। यूएसए का कैसा है, ये काफ़ी कठोर है, ठीक है। और यूके का है वो फ्लेक्सिबल है, ठीक है। अब भारतीय संविधान के स्रोत, भारत ने किस किस देश से क्या क्या लिया है, सीधा लिया है और उन अपने अकॉर्डिंग भारत ने अडोप्ट किया है। जैसे यूएसए से मूल अधिकार,
जुडिशरी रिव्यू, ठीक है, महाभियोग, प्रेमबल, प्रस्तावना। कनाडा से सशक्त केंद्र लिया है, अवशिष्ट शक्तियां ली हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, जॉइंट सीटिंग, ठीक है। जर्मनी से आपातकाल। फ्रांस से रिपब्लिक, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये चार्ट देखने में बहुत छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ से यूपीएससी ने बार 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 क्वेश्चन बहुत पूछे हैं। अब देखिए हमने कितना शॉर्ट तरीके से, काफ़ी लेंथी को एक छोटे से नोट्स में कर दिया है। हम आपको इस सीरीज में ऐसे ही नोट्स देंगे जो कि आपको रिवीजन को बहुत बूस्ट देंगे, जो कि आप चलते फिरते कभी भी कहीं भी रिवीजन कर सकते हैं आसानी से। आपके रिवीजन की समस्या खत्म हो जाएगी। और उसके लिए और प्रैक्टिस के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। वहाँ पर डेली PYQs हो रहे हैं जो कि आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बूस्ट इतना देंगे कि आपको हर सब्जेक्ट में विश्वास आ जाएगा अपने ऊपर, और आपका प्रेशर जो भी है वो नहीं होगा, फील नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में। और फिर एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकलते समय आपको आत्मविश्वास पूरा रहेगा कि प्री आपका पूर्ण रूप से निकल रहा है। बशर्ते आपको CSAT को अभी से ध्यान रखना होगा। CSAT पे डेली आपको 1-2 घंटे देने ही होंगे। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका प्री निकल जाएगा और आप सीधे आकर अपना मेंस की तैयारी शुरू कर देना, ठीक है। USSR से हमने मौलिक कर्तव्य लिए हैं। आयरलैंड से नीति निर्देश तत्व, ठीक है। UK से रूल ऑफ लॉ, संसदीय प्रणाली, एकल नागरिकता, ठीक है। ऐसा करता हूँ आपको अच्छे से सब समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और प्रॉपर तैयारी से इस सीरीज से जुड़े रहिए। धन्यवाद।